Hello my dear friends. In previous lecture we discussed about the black body radiation as well as Planck's quantum theory. और उसी लेक्चर में लास्ट में मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो एकदम सिंपल डेफिनेशन है. ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और इसके नीचे ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एकदम सिंपल डेफिनेशन है वो लिख लीजिए. The phenomenon of ejection of electron from the surface of metal when light of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect. ठीक है, वो मेरी तरफ से मैं अपनी डेफिनेशन बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर वो लिखनी है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ. The phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect, and these emitted electrons are called photoelectrons. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलता है उसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू लाइन वाला फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही इजी प्रोसेस है. इसमें कुछ एजम्पशन है, उसके कुछ रिजल्ट है जो आपको थोड़ा समझना है. फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसको हमें यूज़ करना है. आफ्टर दिस डायग्राम देख लीजिए. बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी आप रख सकते हो. ठीक है, हमेशा समझेंगे कि ये ऑफ बैटरी है. ठीक है, कोई बात नहीं, आप रख सकते हो, बैटरी रखनी है तो. डिटेक्टर जो है, ये डिटेक्टर वो डिटेक्ट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कितनी वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इज ऑब्जर्व्ड बाय हेनरी हर्ट्ज इन 1887. तो लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट वीक रही तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा. ठीक है, light of a particular frequency when strikes on a clean metal surface, और वो चैम्बर जो है in vacuum chamber and ejected, then electron ejected from the metal and are counted by detector. अभी मैंने आपको बताया ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट किए जा सकते हैं. Electrons are ejected from the metal and are counted by detector and also measured its kinetic energy. अगर एनर्जी ज़्यादा दी तो इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे, उसको बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ एजम्पशंस, कुछ रिजल्ट डिराइव करने हैं. आप एक के बाद एक देखते जाइएगा. देखिए, पहला रिजल्ट जो है, जैसे ही लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर पड़ती है तो इमीडिएटली द इलेक्ट्रॉन्स ejected from the surface of metal. पहला रिजल्ट, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है. ठीक है, ये पहला. इसमें एजम्पशन क्या है, देखिए, एजम्पशन नहीं लिखना है तो पूरा रिजल्ट लिख लीजिएगा. उसके बीच में टाइम नहीं है. जैसे लाइट स्ट्राइक हुई इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जैसे लाइट स्ट्राइक हुई इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. साइमल्टेनियसली, कोई भी टाइम बीच में नहीं रहता है. मेटल सरफेस में से इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं. दूसरा रिजल्ट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मीन्स द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, जितनी ब्राइट लाइट होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे. तो
ये हमारा एजम्पशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आपने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू जीरो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलेंगे न्यू जीरो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगी। समझ में आ गई बात? तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हुई तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और ये मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस से बाहर आते हैं, दौड़ने नहीं लगते, सिर्फ मुंह दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन का सरफेस के ऊपर, सरफेस शाइनिंग होने लगती है, तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अगर लाइट की तो इलेक्ट्रॉन बाहर दौड़ने लगेंगे। थ्रेशोल्ड का हिंदी में मीनिंग होता है दहलीज। घर से जब बाहर निकलना है तो आपको घर की दहलीज पार करनी होती है, तब आप बाहर दौड़ सकते हो रोड के ऊपर। तो दहलीज तक जाने के लिए आपको जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो आपको, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। गुजराती में उसको उमरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एजम्पशन क्या है कि अगर हमने बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई की तो photoelectric effect is not observed. If frequency is greater than threshold frequency, then electron come out with certain kinetic energy. अगर frequency is equal to threshold frequency तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे बाहर निकलेगा। ठीक है, घर छोड़ के नहीं जाएगा। बट अगर आपने ज्यादा दे दी तो वो भागने लगेगा सरफेस छोड़ के, वो थोड़ी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, so the kinetic energy of the electron increases with a frequency। तो दो बात का बहुत ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की तीव्रता के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो डिपेंड करता है। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है आवृत्ति। सबको मैंने समराइज करके नीचे दे दिया है। ये तीसरा एजम्पशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला आप समझ के लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा कॉपी पेस्ट ऐसे ही लिखना है। देखिए, उसका एजम्पशन ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, थ्रेशोल्ड आपको समझ में आ गया? थ्रेशोल्ड मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट दैट इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। भागना नहीं है, सरफेस पे वो मुंह दिखाई देता है उसका, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी आपने तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के डिटेक्टर की तरफ भागने लगेगा। ठीक है, तो उसको मैंने समराइज किया है। ठीक है, ये पूरी चीज है जो आप 9th में पढ़ते हो, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज एंड सम इलेक्ट्रिकल लॉज, उससे ये चीज समझाई नहीं जाती। तो ये क्वांटम फिजिक्स से समझाई जाती है, और इसको समझाने के लिए हमें सपोर्ट लेना है प्लैंक की क्वांटम थियरी का। जो मैं समझा रहा हूँ वो सब प्लैंक की क्वांटम थियरी से ही हम समझेंगे। अब उसको थोड़ा समराइज कर दिया है मैंने। देखिए, एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेंगे उतनी लाइट की एनर्जी ज्यादा रहेगी, एंड जितनी एनर्जी ज्यादा रहेगी उतनी जो आपका फोटोन है लाइट का उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और जितनी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब ये यहाँ पे लिखा है इमिटेड फोटोन्स।
तो इमिटेड फोटोन्स ऐसा नहीं लिखना है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स लिख लो तो सीधा समझ में आ जाएगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी लाइट की एनर्जी ज़्यादा, जितनी एनर्जी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी लाइट की, फिर आप लाइट को डीम या तो फुल या तो बहुत बड़ा सोर्स या तो सिर्फ एक लैंप लगा के, तो जितना बड़ा आप सोर्स लेंगे उतनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना सरफेस ज़्यादा कवर होगा, इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। तो ये जो समरी है उसके ऊपर 2-3 बार इसको पढ़ के उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, एक बार बोल दूं, इलेक्ट्रॉन की, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दिमाग में बिठा लीजिए, दिल में बिठा लीजिए। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड दैट इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगी। चलिए मैं एक मेटल ले लेता हूं, एक एग्जांपल नीचे लिख लीजिए, ठीक है। बाद में हम इसमें थोड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर आप रेड लाइट इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी मेटल यहाँ ले सकते हो जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, जैसे ग्रुप नंबर 1 की मेटल आप सोडियम मेटल ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, रुबिडियम ले सकते हो, सीजियम ले सकते हो, फ्रांसियम ले सकते हो, रेडियो एक्टिव नहीं लेनी। ग्रुप नंबर 2 की मेटल ले लीजिए, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये सब की क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की एनर्जी कम लगती है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो आपने कहीं पढ़ा होगा सेकेंडरी में कि फोटो इलेक्ट्रॉन सेल जो आते हैं, उसको बोलते हैं फोटो सेल। आप सर्च भी मारिएगा फोटो सेल। फोटो सेल मतलब कि लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट के पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं। उसका सेल, इसके अंदर कौन सी मेटल होती है, पोटेशियम होती है, रुबिडियम होती है, सीजियम होती है, ठीक है। तो ये लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ से एक पोटेशियम मेटल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर उसके ऊपर आप रेड लाइट इंसिडेंट करते हो और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब आप कितना बड़ा सोर्स ले लो, ठीक है, इंटेंसिटी लाइट की कितनी बढ़ा दो, रेड लाइट का छोटी बैटरी ले लो या तो बहुत बड़ा लैंप लगा दो, उसके ऊपर रेड लाइट चाहे कितनी भी इंटेंसिटी वाली आप उसके ऊपर इंसिडेंट करो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आप येलो लाइट इंसिडेंट करते हो, अब चाहे वो डल येलो लाइट हो या ब्राइट येलो लाइट हो, ब्राइट येलो लाइट का मतलब क्या होता है कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन येलो लाइट डल हो या तो येलो लाइट ब्राइट हो, लेकिन जैसे ही येलो लाइट इंसिडेंट होगी इस पोटेशियम मेटल के ऊपर तो सीधा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगी, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो वो पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी के से आपको पहली बार पोटेशियम के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन उसकी फैमिली को छोड़ के ऊपर आ जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है पोटेशियम की वो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ हर्ट्ज। अभी किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ हर्ट्ज से कम हुई तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देगी। अब येलो लाइट के आगे आप जाएंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे लेकिन दौड़ने लगेंगे,
ठीक है। मुझे अगर दहलीज तक जाना है और मुझे थोड़ा धक्का दे दो तो मैं दहलीज तक आके रुक जाता हूँ, मतलब कि ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्री हो गई, आपने जो एनर्जी दी। अब मुझे दहलीज के बाहर निकल के दौड़ना है तो मुझे ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, मतलब कि जो जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे आपने कहीं ज़्यादा मुझे धक्का दिया तो मैं बाहर निकल के दौड़ने लगा। ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ग्राफ से आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चलिए इसको आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी। ये इस साइड में ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे बुक में नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाइट की वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे सी एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखिए इस पॉइंट पे जीरो है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल जीरो है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो। अगर आपका साइंटिफिक अप्रोच है तो सीधा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इन केस ऑफ लाइट, फोटोन, अब आप बोलेंगे कि सर ये क्वांटम थियरी क्या है? तो क्वांटम थियरी कुछ नहीं है, एनर्जी ऑफ फोटोन को हमें यहाँ फोटोन को एक पार्टिकल के रूप में देखना है। और कल मैंने थोड़े कुछ फॉर्मूले दिए थे, हाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। अब फोटोन की एनर्जी हमें पता चलेगी तभी तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता पाएंगे कि कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो कुछ फॉर्मूला शायद मैंने क्वांटम थियरी में दिया था। एक तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू न्यू इज नथिंग बट सी बाई लेमड़ा, एच सी बाई लेमड़ा। अगर फोटोन एक्स से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाई एच सी लेमड़ा, ठीक है। और अगर आप एक मोल फोटोन की एनर्जी फाइंड करना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा ठीक से, एक मोल फोटोन की एनर्जी अगर फाइंड करना चाहते हो तो या एन की जगह पे एवोगेड्रो नंबर, यहाँ पे जगह नहीं है, आपको पता है कल मैंने लिस्ट किया था, E इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये एच सी लेमड़ा, और 1/λ इज न्यू बार। तो इस 1/λ की जगह पे आप न्यू बार भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये भी हो जाएगा E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू बार, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू बार, ठीक है। 1/λ की जगह पे न्यू बार, वो है उसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स। तो ये चार फॉर्मूले जो है वो हमें एनर्जी ऑफ फोटोन जूल में बताते हैं, जहाँ पे एच जो है प्लैंक्स का कांस्टेंट है, आपको वो भी ज़रा नोट करना है। चलिए इतना, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो समझाया, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, वरना यहाँ तक लिख लीजिए, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ हर्ट्ज तक। यहाँ मेजोरिटी फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो रही है। तो उसके ऊपर थियरी में अभी आगे लिखना है, इसके ऊपर थोड़ा काम करना है कि ये इसमें हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें इसके रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो जब भी मैं फोटोन बोलूँ तो आप समझ लीजिए कि ये लाइट का पार्टिकल है। द पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन की एनर्जी दी जाती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच जो है प्लैंक का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैं लास्ट में आपको दूंगा 2 यूनिट में। तो
आप एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन अगर गिननी है तो दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मेटल। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी फैमिली से किसी मेंबर को भगाना है तो उसका जो उसकी फैमिली के साथ अटैचमेंट है वो पहले तोड़ना पड़ेगा, उसको उपसाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कि उसके फैमिली का अटैचमेंट तोड़ना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बाइंडिंग होता है, उसको तोड़ के उसकी फैमिली से थोड़ा अलग करना। अलग करना मतलब कि उसको, वो रहता है फैमिली में ही लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता है, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। वो घर से दौड़ने नहीं लगता है, भागने नहीं लगा है अभी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी वो उतनी एनर्जी। अब अगर ज्यादा आप उपसाएंगे, उनको ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अब जो आपने फोटोन स्ट्राइक किया है मेटल प्लेट के ऊपर, उसके पास कितनी एनर्जी है वो अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले तो उसने एनर्जी दी कि उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस ऊपर वो लाए, ठीक है। उस सरफेस ऊपर लाने के बाद उसने वहां से भगाया तो वो बाहर निकल के भागने लगा डिटेक्टर की ओर। तो दोनों का सम करेंगे, उतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन ने दी। फोटोन मतलब वो पार्टिकल ऑफ लाइट जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन वी कैन रिप्रेजेंट बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 1/2 mv²। m is nothing but the mass of electron, v is nothing but velocity of electron। अब हम जो बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं ना साहब, बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी तक हम बात कर रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब मैं बात कर रहा हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वही बाइंडिंग एनर्जी है। किसी को उसके घर से उपसा के उसके उसके दहलीज तक ले आना, अभी भगाना नहीं है, दहलीज तक ले आना। मानो कि ये है राउंड दहलीज है, वो यहाँ पे खड़ा है तो आप इतनी एनर्जी दे दो कि वो ये बाउंड्री तक आ जाए, बस अभी भागा नहीं है, ठीक है। उस उतनी एनर्जी उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मल्टीप्लिकेशन है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन। emit electron मतलब not having kinetic energy, emit electron from the metal surface having kinetic energy 0, ठीक है। तो ये हुई बाइंडिंग एनर्जी एच न्यू 0। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हम बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल गया है, देखो भागा नहीं है अभी तक। तो ऊपर का जो फॉर्मूला है उसमें मैं सब वैल्यू रख दूं। देखिए, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन कितनी है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो देखिए यहाँ पे मैंने एच न्यू रख दिया। अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी, एच न्यू 0। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस की है तो 1/2 mv²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है ये तीन, बहुत ही न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आने वाले हैं, ठीक है। देखिए 1/2 mv²। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये एच न्यू 0 को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू 0। अब आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा, तो न्यू 0 इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा 0। तो काइनेटिक, अब ये 1/2 mv² की जगह पे फिर से मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी 9th स्टैंडर्ड में भी आता है 1/2 mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैंने न्यू और न्यू 0 की वैल्यू रख दी सी बाय लेमड़ा, सी अपॉन लेमड़ा 0। अब वो मुझे मेरा मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में एच सी कॉमन है तो यहाँ देखिए एच सी मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, 1/लेमड़ा माइनस 1/लेमड़ा 0। अब इसमें कितनी टर्म है साहब, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो आप इंसिडेंट कर रहे हो मेटल प्लेट के ऊपर, लेमड़ा इज द फ्रीक्वेंसी of light, sorry, lambda is the wavelength of light having frequency nu, and lambda 0 is the wavelength of light having threshold frequency nu 0। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके धीरे धीरे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप लिखिए फिर से, आप समझिए इसको, चलिए, ठीक है। ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैलकुलेशन आपको समझाई है,
पूरा दिमाग में उतार लीजिए, अगर नहीं उतारेंगे तो बहुत ही आगे जाके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। ये पूरा समझ गए आप? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब आप टेंशन मत लीजिए इतना। अब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट पॉइंट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाना है, काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, तो उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस फोटोन की एनर्जी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी करूंगा, बुक में पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी एनर्जी, उस फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सरफेस के ऊपर लेके आता है, वो उसकी एनर्जी है h nu 0। और दूसरा एक वर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। देखिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट जस्ट इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ मेटल, and threshold energy means the energy of photon incident of metal of surface which has the ability to डिटेच द इलेक्ट्रॉन अप टू द सरफेस ऑफ मेटल। वो सरफेस, मेटल के सरफेस तक ले आएगा। तो उसको दूसरी लैंग्वेज में वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, उसको W0 से। तो h nu 0 की जगह पे कहीं पे W0 लिखा हो तो वो h nu 0 ही है। ठीक है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। वर्क फंक्शन मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन का दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, वर्क फंक्शन जो है, सभी मेटल के, मैंने सिर्फ आपको ग्रुप 1 की मेटल दी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। 4 मेटल जनरली यूज हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। देखिए, सबसे कम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये इलेक्ट्रोवोल्ट है। एक यूनिट होता है, वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे कि क्या है, ये आएगा तो उसमें। अब सीजियम जो है, सबसे कम उसकी जो है क्या हम बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.14। अब आपको समझ में आ गया कि कम से कम एनर्जी चाहिए सीजियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आप पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सीजियम में सबसे कम है, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट to the infinite distance from the gaseous neutral atom is called the ionization enthalpy। ये आएगा पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। सीजियम का सबसे कम है, तो सबसे बढ़िया मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए है सीजियम। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा है पोटेशियम। तो ये पोटेशियम और सीजियम जो है, कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होते हैं, जो लाइट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो उसमें या तो सोडियम होता है, क्यों? आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में कम एनर्जी लगती है। तो ये 4 फिगर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंपेरेटिवली याद रखना है कि किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, अगर ऑब्जेक्टिव कभी आ जाए। देखिए, मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है। देखिए, एक मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल के साथ अभी तो उसे अपनी फैमिली में अच्छा लग रहा है। तो हमने कुछ फोटोन जिसके पास एनर्जी है इच एच न्यू, वो मेटल सरफेस के ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, मेटल वो उसको एब्सॉर्ब करेगा, वही लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होगी, और इलेक्ट्रॉन अपने मेटल की सरफेस मतलब दहलीज तक आएगा और बाद में भागने लगेगा। कितनी स्पीड से भागेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 mv² इज इक्वल टू h nu माइनस h nu 0। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये मेटल सरफेस, मैंने जो डार्क लाइन की है, वहां तक आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होगी h nu 0। तो यहां से लेके इस सरफेस तक आने का जो एनर्जी है उसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, कि सिर्फ आपको मेटल का इलेक्ट्रॉन डिटेच करके मेटल की सरफेस तक लाना है। ये मैंने जो रेड रेक्टेंगल
रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया है वो आप समझ लीजिए कि मेटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम सिर्फ सरफेस तक लाएंगे तो उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन, वो एनर्जी फोटोन की होगी एच न्यू ज़ीरो, अगर बाहर भागने लगेगा तो वो एनर्जी होगी एच न्यू। और कितनी कितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन भागेगा वो आपको अगर फाइंड करना है तो एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो कर दीजिए। और मुझे आपको एक मैंने बोला था कि मैं आपको कांस्टेंट की वैल्यू दूंगा, तो वो वैल्यू आपको लिख लेनी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एच की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मुझे कभी ज़रूरत पड़ सकती है यूनिट डिराइव करने के लिए। तो ये प्लैंक का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। जूल इंटू सेकंड का अगर हम एमकेएस यूनिट में करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड⁻⁻2 इंटू सेकंड। तो ये बोल सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड⁻⁻1। तो सिंप्लीफिकेशन यूनिट का करना होगा, तो हमें ये जूल इंटू सेकंड का मैंने मीनिंग दिया है, इसका यूज़ करेंगे अगर हमें यूनिट डिराइव करना हो। अगर लेमड़ा अगर हमको फाइंड करने के लिए बोला है, जो मैंने वो फॉर्मूला दिया ना, इसमें कितनी टर्म है, ठीक है, उसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो उसमें कितनी टर्म है, तो उस टर्म के हिसाब से देखिए 1/2 mv², तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लैंक कांस्टेंट तो वो फाइंड नहीं करना होता है। फ्रीक्वेंसी से आप सी भी कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 मीटर पर सेकंड, तो न्यू फाइंड करना होता है, न्यू के हिसाब से लेमड़ा फाइंड करना होता है, लेमड़ा ज़ीरो फाइंड करना होता है। तो यूनिट तो अब हायर सेकेंडरी में आप डायरेक्ट यूनिट नहीं लिख सकते हो, अब सब यूनिट आपको मैच करने होते हैं, ठीक है। अब इस बेस पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अब जो थियरी आने वाली है, अब धीरे 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 हम बोहर की मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमें पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। अभी इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो सब फॉर्मूले हैं माय फ्रेंड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आप एक्सरसाइज से, इलस्ट्रेशन से सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन दिस ऑल फॉर्मूले, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपको दी है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्ज, प्लैंक का कांस्टेंट भी आपके पास है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो वो आएगी किलो जूल पर मोल में। किसमें? तो आप ऐसे भी जा सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख लो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एच सी अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा दिया है कि नहीं दिया है? फ्रीक्वेंसी दी है, तो इज इक्वल टू एच न्यू। हाँ, ये इतना एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एच न्यू से भी हो सकता है ना। चलिए, इज इक्वल टू एन ए एच न्यू, ठीक है। ये एच न्यू मतलब एक फोटोन की एनर्जी है। अगर आपको 1 मोल की फाइंड करनी है तो सीधा एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो। एनर्जी जो है वो आपको किलो जूल पर मोल में फाइंड करनी है, तो बाद में आप क्या करेंगे, किलो जूल पर मोल पहले जूल में मिलेगी। ये तो देखिए 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, प्लैंक का कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34, इसका यूनिट है जूल इंटू सेकंड, और फ्रीक्वेंसी है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो वो तो कैंसिल, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड कहाँ करना है, कुछ नीचे तो है नहीं, तो इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जूल इंटू सेकंड है ना, और ये हर्ट्ज मतलब सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा आपके सामने वो आप चेक कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा आंसर है वहाँ पे वहाँ से लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 ऐसा लिखा है वहाँ पे, आप चेक करके, ये जूल में आया।
अब किलो जूल में अगर लाना है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू डिवाइड बाई 1000, सो 1.9951 10 स्क्वायर किलो जूल। ये जूल पर मोल है, मोल सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया जूल पर मोल, तो ये आ गया किलो जूल पर मोल। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा इंटीजर में आंसर आ जाएगा 199.51। काफ़ी प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्रॉब्लम है पीछे, आप सोल्व करते जाना, ठीक है। मैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है वो तो सोल्व करवाऊंगा ही आपको, लेकिन देखिए बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। जो मैंने समझाया वो सब फॉर्मूले, ठीक है, आप लिस्ट करके लिख लीजिएगा, एक अलग अलग पेज में लिस्ट करके आप अपने अपने ड्राइंग रूम में चिपका दीजिए एक हफ्ते के लिए कि इतने सारे फॉर्मूले मुझे याद रखना है। कुछ शॉर्टकट होगा तो फिर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मैंने आगे जो सोल्व किया ना वो हमारी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 2.6 है। ये जो T22 नंबर का प्रॉब्लम है वो हमारी बुक का इलस्ट्रेशन 2.7 है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको बोला है कि 100 वोट का बल्ब, तो 100 वोट का बल्ब का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा इतना नोट कर लीजिएगा। 100 वोट के बल्ब का मतलब होता है 100 वोट, वोट मतलब कि वाटर नहीं, वोट, WATTS, वाट, ठीक है। 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल इंटू सेकेंड, 100 जूल पर सेकंड, सॉरी वाट वो है वो पावर का यूनिट है, जूल पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल्ब है वो 100 जूल एनर्जी देगा पर सेकंड। काफी बल्ब वाले प्रॉब्लम आने वाले, पर सेकंड 100 जूल पर सेकंड आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 100 वोट का बल्ब है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करता है, मतलब कि वो कलरफुल बल्ब है। उसकी लाइट का हमको लेमड़ा दिया गया है, लेमड़ा है 400 नैनोमीटर। कितना है, 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं शायद आपको एक शॉर्टकट मेथड दे सकता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको पर सेकंड ही पूछा है, तो इतना कुछ करने की कहाँ ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कर दो, एनर्जी तो हमें पता चल गई, वही पावर वाली 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय HC अपॉन लेमड़ा। फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, लेमड़ा है ना, और C तो हमें पता है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। एनर्जी कितनी है, 100 जूल, रख दो यहाँ पे। नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्ट मिलेंगे आपको, वैल्यू रख दो 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, वो प्लैंक्स का कांस्टेंट। सी की वैल्यू आपको पता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। नीचे है लेमड़ा, लेमड़ा कितना है 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए ये सब कैंसिल हो जाना चाहिए, तो ये भी जूल है एनर्जी में, ठीक है। 100 जूल एनर्जी है, तो देखिए सामने सामने जूल जूल कैंसिल हो गया, ये सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल हो गया, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन, इस लाइट में कितने फोटोन पार्टिकल्स होंगे। n इज इक्वल टू, यूनिट कोई भी नहीं आएगा, सब यूनिट कैंसिल है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ divided by 6.626 multiplied by 10⁻34 और मल्टीप्लाइड बाई 3 10⁸ यूनिट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई अब तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, ठीक है।
अब सिंप्लीफाई करते रहिए। फाइनल आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइनल आंसर आपको मिलेगा कितना, फोटोन पूछा है ना, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड। तो आप मैच कर लीजिए, ये रहा आपका आंसर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻20 के आसपास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला में ही आपको बताया, सिंप्लीफाई आपको करना है। अब धीरे धीरे आपको वो एक्सपर्टाइज लेनी है। ठीक है, नहीं आता है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में कहीं पे आप बता सकते हो, या तो मुझे कॉल कर सकते हो कि नहीं आ रहा है। अब इलस्ट्रेशन है 2.8। 2.8 इलस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया है। उसमें आपको पूछा है what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted। देखिए ये रहा, when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometers falls on a surface of sodium sodium electrons are emitted with a kinetic energy। कितनी kinetic energy है? 1.68। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, एंड दिस वन इज माय फेवरेट प्रॉब्लम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये पूरा आप सोल्व कर जाओगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सोडियम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मिनिमम एनर्जी आपको कितनी चाहिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ। एनर्जी अगर मिनिमम लेंगे तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। ठीक है, ऐसा होगा ना। अब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लेंगे तो लेमड़ा विल बी लेस देन लेमड़ा जीरो। तो ये जो वेवलेंथ है वो इससे कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। ठीक है, ये तो मैं कंसेप्ट समझाया, अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले तो आपको जो फोटोन है उसकी सब डेटा पहले नोट कर लो। ठीक है, नोट डाउन ऑल डेटा। एक काम करो, ये पहले आप अपने आप सोल्व करने की ट्राई करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी इसलिए ये पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रॉब्लम है। देखिए पहले आपको मैं ऐसे नहीं समझा के, शॉर्ट में ही आपको समझा के धीरे धीरे करूँगा। ठीक है, अगर आप पूरा ये कंसेप्ट समझ गए हो तो ये सॉल्यूशन में एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड। आप ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन तो है ही आपके पास, आपको कितना समझ में आता है वो ज़रा आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम बोहर के मॉडल तक नहीं पहुँच पाए। ये सब जो डिस्कशन है वो हमें धीरे धीरे बोहर के मॉडल की ओर ले जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।